नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आपके लिए लेकर आई हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ अगले 60 मिनट बने रहिएगा, आंख कान खोल के। मोदी सरकार पर अक्सर निशाना साधने वाले फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप यौन शोषण के आरोप से घिर गए हैं। ड्रग और नेपोटिज्म के बाद यौन शोषण का ये आरोप बॉलीवुड के छीछा लेदर के लिए काफी है। पायल घोष नाम की एक्ट्रेस ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगाया है उसके बाद बॉलीवुड का माहौल भी गर्मा गया है। पायल घोष ने पटेल की पंजाबी शादी जैसी फिल्म और साथ निभाना साथिया जैसे सीरियल में काम किया है। उन्होंने ट्वीट करके अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री को टैग किया। साथ ही पीएम से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। पायल घोष ने आरोप लगाया, लेकिन अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा कंगना रनौत ने खोला। एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा, पायल घोष जो कह रही हैं वो अनुराग करने में सक्षम है। उसने अपने सभी सहयोगियों के साथ धोखा किया है। उसने खुद स्वीकार किया है कि वो एक पत्नी वाला नहीं रहा है। फैंटम में मीटू के आरोपी भरे पड़े हैं। मैंने पीड़िताओं का समर्थन किया और उदारवादियों ने मेरे खिलाफ ही अभियान शुरू किया। कंगना यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इसी बहाने बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया। लिखा कि अनुराग ने पायल के साथ जो कुछ किया है वो बॉलीवुड में सामान्य बात है। संघर्ष कर रही बाहरी लड़कियों के साथ स्वाभाविक तौर पर उनके पास आने वाली सेक्स वर्कर जैसा बर्ताव होता है। पायल घोष के आरोप को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी तुरंत गंभीरता से लिया। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। और जब तक जांच होगी और जब तक ये कोर्ट में केस पहुंचेगा, तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। उधर अनुराग कश्यप ने पायल के आरोप को खारिज किया और संकेत दिया कि उनके खिलाफ जानबूझकर यह आरोप लगाया गया है। अनुराग ने आरोप पर ट्वीट किया, लिखा कि कोई भी प्रेमिका या वो अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला, बस अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ और न ही कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। इसके बाद अनुराग कश्यप ने कंगना को भी जवाब दिया। लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग ही घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ, चाहे मेरी पहली पत्नी है या फिर दूसरी पत्नी हो। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तूल पकड़ गया। असल में अनुराग कश्यप ने कुछ दिन पहले कंगना पर तीखा तंज भी कसा था और दोनों की नोकझोंक हुई थी। इसीलिए जब यौन शोषण का आरोप लगा तो अनुराग ने संकेत दिया कि उनसे बदला निकाला जा रहा है। लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। इस बीच रवि किशन और गजेंद्र चौहान ने भी अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पायल बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होगा, वी अंडरस्टैंड, बट ये बताइए कितना वक्त लगा उभरने में, और उस वक्त अगर आप बताना चाहें व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड पायल? मैं उभरने में मतलब मैं जब ये बात इंटरव्यू देने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर। वी डू अंडरस्टैंड, वी सपोर्ट यू पायल इन दैट वे। जस्ट वन क्वेश्चन, क्या करने वाली हैं पायल आगे? लीगल सीख लें, क्योंकि देखिए आपके लिए समर्थन में बहुत लोग उतरे हैं। आप देखिए आपके लिए NCW उतर गया है, काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में उतर रहे हैं, कंगना रनौत आपके सपोर्ट में उतरी हैं, क्या करने वाली हैं? मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया, और मैं कुछ डिसाइड कर भी रही तो मीडिया को नहीं बोलूँगी। कितने वक्त से आप अनुराग कश्यप को जानती थी? मैं तभी उनसे मिलने गई थी, तभी मैं जानती थी, और फिर 3 दिन के बाद जो 3 बार मिलने के बाद जो भी हुआ उसके बाद से मैंने कभी कभी मैसेज में बात करती थी, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं मिला। हाल फिलहाल में कभी बात हुई? बिकॉज आपने बताया ये 6 साल पहले की घटना है। तब एक बार टैग के उनके, उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। कुछ कनेक्शन रहा आपका पायल उसके बाद से? अगर उसके क्या उनका क्या रिस्पॉन्स था? पायल उनका रिस्पॉन्स क्या था? आखिरी सवाल, रिस्पॉन्स क्या था? तो ये थी हमारे साथ अभिनेत्री पायल घोष, जिन्होंने आरोप लगाया था अनुराग कश्यप पर कि उन्होंने यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। बॉलीवुड में पहले से ही बहुत ज्यादा उथल पुथल है। इस बीच पायल घोष के इस आरोप के बाद और भी बवाल बॉलीवुड में बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन जो लगातार गहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत की मैनेजर की मौत की मिस्ट्री भी और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। जांच एजेंसियां जहां पर एक तरफ दिशा की मौत का राज ढूंढ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज की तफ्तीश भी इस केस में लगातार जारी है। हमारी टीम दिशा की बिल्डिंग के एक फ्लैट में पहुंची और पड़ताल करते हुए जो देखा वो हैरान करने वाला था। ये सवाल उठ ही रहे थे कि इस बीच इंडिया न्यूज को अपनी पड़ताल में एक हैरान करने वाली चीज दिखी। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जा पहुंचे जहां से दिशा की गिरकर मौत हुई थी। ये साफ कर दें कि ये अपार्टमेंट वही है, मगर फ्लैट दूसरा है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में सभी फ्लैट एक डिजाइन के बने हैं। इसीलिए इस फ्लैट में जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिशा की मौत कैसे हुई होगी। इंडिया न्यूज आज आपको उस जगह ले आया है जहां पर अब तक पूरी देश क्रिया टिकी हुई है कि आखिरकार दिशा की मौत कैसे हुई। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग से दिशा सालियन की गिरकर मौत हुई थी। जी हाँ, यह वही बिल्डिंग है, गैलेक्सी अपार्टमेंट मलाड इलाके में आता है। और इस बिल्डिंग के हम एक ऐसे रूम में हैं जो सेम टू सेम उसी तरीके से रूम है, यानी इसके ऊपर अगर फ्लोर की बात करें, उसी फ्लोर पर दिशा सालियन की पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में वो मौजूद थी। और उसी तरीके से 2 BHK फ्लैट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि इस तरीके से दिशा सालियन की इस जो घर था रोहन राय का, उसमें पार्टी चल रही थी। आप देख सकते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर हम इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो भी घर है इसी तरीके का उसी तरीके का घर है, इसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट का ये वैसा ही फ्लैट है जिसमें दिशा रहा करती थी। फ्लैट में अंदर घुसने के बाद हमें एक वैसी ही खिड़की दिखाई दी जिसके बारे में दावा किया गया कि दिशा सालियान की इसी खिड़की से कूदने या फिर गिरने की वजह से मौत हुई। कमरे में हमें साफ दिखा कि कैसे खिड़कियों के ऊपर इंसान के कमर तक की रेलिंग बनी हुई है। मतलब साफ है कि कोई इंसान इतनी ऊंची रेलिंग होने के बाद गलती से या नशे से यहाँ से गिर नहीं सकता है। इसके बाद हम फ्लैट के दूसरे कमरे में पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर दिशा की लाश बिल्डिंग से इतनी दूर क्यों गिरी पड़ी मिली, क्योंकि अगर कोई शख्स बिल्डिंग से गिरता या कूदता है तो भी वो बिल्डिंग से बहुत दूरी पर नहीं गिरता, लेकिन दिशा की लाश अपार्टमेंट के पास ही बनी एक सड़क के पास गिरी हुई मिली थी। चल रही थी। और अब देखिए इस वक्त आप लोग दिखाएं कैमरे से, देखिए किस तरीके से यह पूरा का पूरा आप देखिए नीचे का, यानी ऊपर से खड़ा कर आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे का किस तरीके से अगर कोई आदमी गिरेगा कैसे को फेंका जाएगा, तो कैसे उसकी रोड पर जाकर देखिए वही जगह है जहाँ पर रोड पर दिशा सालियन गिरी थी और वहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अब अगर आसपास की तस्वीर आपको दिखाऊँ, देखिए मोबाइल टावर है, ठीक बगल में यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो यह तमाम चीज़ें देखकर साफ समझ में आ रहा है कि बहुत दाग में काला है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या दिशा की हत्या कर उसे फ्लैट से नीचे फेंका गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही वक्त पहले एक ऑडियो भी सामने आया। बात करने वाले शख्स का दावा है कि वो भी 8 जून की रात को दिशा के फ्लैट में होने वाली पार्टी में मौजूद था। ऑडियो में और भी कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। दावा किया गया है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ। पार्टी के दौरान दिशा का मर्डर किया गया। मर्डर कर दिशा को बिल्डिंग से फेंका गया। 8 जून की रात दिशा का मंगेतर भी फ्लैट में मौजूद था। पार्टी में करीब 15 लोग मौजूद थे। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के करीबी भी दिशा सालियान की मौत को लेकर सवाल खड़े करने लगे। जब दिशा को उठा के नीचे फेंका गया तो पुलिस आई, तो पुलिस ने क्या ये 14 लोगों का मेडिकल चेकअप कराया? सबने दारू पिया था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, क्या उन पे कार्रवाई की है कि मास्क पहने नहीं थे, दारू पी रहे थे, पार्टी चल रही थी, क्या म्यूजिक सिस्टम को जब्त किया? कुछ भी नहीं किया। इसको सिंपल उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उस पार्टी में मौजूद थे, जो पॉलिटिशियन मौजूद थे, जो फिल्म हस्ती मौजूद थे, उनको बचाने का काम मुंबई पुलिस कर रही थी। दिशा की मौत के मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी अब दिशा के मंगेतर रोहन राय की तलाश कर रही है। खबर है कि रोहन राय की लास्ट लोकेशन मुंबई के किसी इलाके में मिली थी। रोहन और दिशा के दोस्तों से अगर इस मामले में पूछताछ हुई तो कई सवालों के जवाब मिलने के साथ साथ कई बड़े राज से भी पर्दा उठ सकता है। मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिशा और सुशांत की मौत के बीच में कनेक्शन है? पड़ताल जारी है। साथ ही साथ सुशांत केस में ड्रग की पड़ताल भी जारी है, आगे बढ़ रही है। एनसीबी की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। एनसीबी की कस्टडी में मौजूद राहिल विश्राम ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद मानो खलबली मच गई है। राहिल विश्राम, इससे पूछताछ लगातार एनसीबी की टीम कर रही है। इसने पूछताछ में अपने बॉस का जिक्र किया है। बॉस, इसी बॉस तक एनसीबी की टीम पहुंचना चाहती है। बॉलीवुड से उसके संपर्क बताए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि यही बॉस बॉलीवुड में कई ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज के संपर्क में है और उसके मुताबिक ये बॉस ही बॉलीवुड में हाई प्रोफाइल पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करता रहा है। राहिल ने जिस बॉस के बारे में बताया है उसकी तलाश में फिलहाल एनसीबी की टीम ने गोवा के कई क्लब में पहुंचकर छापेमारी की है। जगह जगह छापेमारी के बाद इस बॉस नाम के शख्स तक पहुंचना चाहती है एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक राहिल ने बताया है कि ये बॉस हिमाचल से ही मलाना क्रीम मुंबई लेकर आता था और फिर मुंबई में ए लिस्टेड कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें सप्लाई करता था। हिमाचल का एक गांव है मलाना, जहां बनने वाली हैश को मलाना क्रीम ये ड्रग्स का नाम है, ये नाम दिया गया है। एनसीबी इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि बॉस के नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल है। अगर राहिल विश्राम सही कह रहा है तो वो कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो कि बॉस के संपर्क में हैं और किस तरह की ड्रग्स बॉलीवुड की पार्टियों तक पहुंचाई जाती थी। सैम अंकल के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो राहिल एक बॉस नामक शख्स के लिए काम करता है और ये बॉस बॉलीवुड से जुड़ा कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अगर एनसीबी बॉस तक पहुंचने में कामयाब रही तो कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं अब बात की जाए तो बॉस के कहने पर ही राहिल बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। सूत्रों की मानी जाए तो राहिल के मोबाइल फोन से ही एनसीबी को बॉस के बारे में खबर मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अभिषेक, एनसीबी की टीम जिस तेजी के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है, एक के बाद एक कामयाबी भी मिल रही है, ड्रग पेडलर्स तक भी पहुंच रही है। ये जो बॉस नाम का शख्स है राहिल विश्राम ने जिसके बारे में जिक्र किया, जानकारी दी, उस तक पहुंच पाई क्या एनसीबी या फिर कोई और जानकारी मिली हो? अब बिल्कुल देखिए, यही वजह है कि लगातार देखिए कल उसकी कस्टडी खत्म हो रही है। कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तमाम कस्टडी और बढ़ाने की एनसीबी मांग करने वाली है। लेकिन देखिए साफ है कि जिस तरीके से उसके पास से जो आप क्रीम की बात कर रही हैं, जब उसे गिरफ्तार किया गया था उसके पास से भारी संख्या में क्रीम भी बरामद की गई है। यानी पूरे लिंक जो उसके बॉस को समझ में आए हैं, बॉस आखिरकार कौन है, जो जानकारी हमारे पास है, बॉस बॉलीवुड का कोई बड़ा एक एक्टर हो सकता है या कोई डायरेक्टर हो सकता है या प्रोड्यूसर हो सकता है। ऐसे तमाम नामों की जानकारी लगातार एनसीबी को, हाँ देखिए पहले
से लग चुकी है। आपको पता है कि जिस तरीके से रिया ने तमाम ऐसे बड़े लोगों का नाम बता दिया है, वह बड़े लोग लगातार एनसीबी के राडार पर है और उन लोगों को एनसीबी संबंध देने वाली और लगातार पूछताछ करने वाली है। क्योंकि राहिल की गिरफ्तारी के बाद तमाम ऐसे और नाम लगातार सामने आ जा रहे हैं। देखिए, एनसीबी लगातार एक एक कदम जो आगे बढ़ा रही है, बड़े ही अच्छे तरीके से बढ़ा रही है ताकि उनके पास तमाम सबूत इकट्ठा हो जाए, ताकि रिया के पास बचने का कोई मौका तो रहे ही नहीं रहे। लेकिन बॉलीवुड में जो काला सच लगातार चल रहा है, जो लगातार बॉलीवुड के तमाम लोग आकर यह कह रहे हैं कि बॉलीवुड को पूरा बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए बॉलीवुड में तमाम लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो लोग भी हैं जो इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं, कम से कम उन पे लगाम लगाया जाना काफी जरूरी है। और यही कारण है कि राहिल के इस बॉस कनेक्शन का एनसीबी को पता लगाना ही होगा, लगा रही है। उसे पता चल गया कौन है, जल्द ही उसके नामों का खुलासा इंडिया न्यूज सबसे पहले करेगा कौन है वह, और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई भी लगातार एनसीबी कर रही है। तो लेकिन एनसीबी उस बॉस के पास पहुंचने के कसते हम करीब है और जानकारी मिल चुकी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है जो बॉस है, राहिल का बॉस है, बॉलीवुड का बॉस है, उस बॉस की गिरफ्तारी भी एनसीबी कर सकती है। तमाम जानकारियां एनसीबी को मिल चुकी है और एनसीबी लगातार उस तरीके से लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। खंगालना, ऐसे में ये लग रहा है कि बहुत जल्द इस बॉस तक भी पहुंचेगी एनसीबी की टीम। और अभिषेक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये बॉस बहुत संभव है कि बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर या कोई एक्टर हो सकता है। इसका खुलासा भी बहुत जल्द इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के सामने करेगा। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अभिषेक इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड में ड्रग्स और सुशांत दिशा के मौत कनेक्शन के मामले में एक्ट्रेस श्रेया नारायण चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। श्रेया का कहना यह है कि बॉलीवुड की पार्टियों में बेधड़क ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और कई बार दबाव में भी ड्रग्स लेना पड़ता है। में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो दिशा सालियान के मर्डर से लिंक हो या बॉलीवुड में जो ड्रग नेक्सस चल उससे रिलेटेड हो। आज हमारे साथ जुड़ रही है एक्ट्रेस श्रेया नारायण, जो बड़ी बेबाकी से और ओपनली अपनी टिप्पणी रख रही है, अपना व्यू पॉइंट रख रही है। तो आज हम उनसे इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बॉलीवुड में जो ड्रग नेक्सस चल रहा है एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉलीवुड, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में कोई आइडिया होगा या आपका कोई एक्सपीरियंस जो आपने गो थ्रू किया हो। देखिए, व्हाट आई कैन से इज दैट हम लोग फिल्मी पार्टियों में जाते हैं तो कोई ना कोई तो कर रहा होता है, यू नो, एंड इट इज इजीली अवेलेबल इफ यू वांट टू डू इट। So you are offered, there is peer pressure, you know. तो ये है, ऐसा है कि ड्रग्स इजीली अवेलेबल है। तो शांत की जो डेथ मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अब ड्रग एंगल से रिलेटेड हो रही है, वो रिलेशन में जा रही है उस चीज के। ऐसा कह सकते हैं कि जो मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का, वो भटक रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि हम भटक रहे हैं। पहले ईडी के पास गया पैसों का मामला, अब एनसीबी के पास ड्रग्स का मामला, आगे बहुत सारे लोग किसी ऐप की भी बात कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सुशांत जो है उसकी डेथ में सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे एंगल्स, क्योंकि वो इस पोजीशन में था ही, वो पढ़ा लिखा था, he was interested in coding, in apps, he had a wide circle of friends, बहुत सारे लोग उसके घर में ही रहते थे। तो जो इंसान जिसके ब्रांचेस अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसका अगर उसकी डेथ हुई है तो उसकी मतलब इट विल नॉट बी वेरी सिंपल, राइट? अब जो है दिशा सालियान का जो लिंक है वो भी सामने नजर आ रहा है, जो सुशांत की डेथ मिस्ट्री है उसमें ये लिंक भी सामने आ रहा है। एंड रोहन राय जो उनके फियांसी है वो भी मिसिंग है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू नो, हमें ऐसा लग रहा था कि दिशा सालियान का केस जो है वो सुशांत के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सिस्टर ने बताया था कि वो काफ़ी परेशान हो गए थे। अब सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को स्टेटमेंट है कि जैसे ही उन्होंने सुना कि दिशा सालियान की डेथ हुई है, वो फेंट हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। और जब वो कॉन्शियस हुए तो पहली बात उन्होंने ये कही कि अब वो लोग मेरे पीछे आएंगे या मेरी भी जान जा सकती है, मुझे अपनी सिक्योरिटी बीफ अप करनी चाहिए।
अगर आप सुनते होंगे कितने लोगों के कि आज किसी का डेथ हो गया या किसी ने सुसाइड किया, तो क्या आपको अपनी जान के लिए डर थोड़ी लगने लगता है? वो तो ऐसा होता नहीं है ना जब तक कोई लिंक ना हो। तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर लिंक है। कंगना रनावत जो अपना पॉइंट रख रही है, चाहे शिवसेना के उस अगेंस्ट हो या जया बच्चन जी के अगेंस्ट हो, वो कहीं ना कहीं एक वॉर जो है छेड़ दिया है उन्होंने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि, एक्चुअली कंगना जो है वो चीजें जो हैं वो शायद किस तरह से बोला जाए, थोड़ा वो उनका गड़बड़ हो सकता है, पर बहुत सारी बातें जो वो कह रही हैं ना, वो सच्चाई है। वो सच्चाई है क्योंकि ये जो आप बॉलीवुड की दुनिया देख रहे हैं, इसमें सभी दिखा कुछ और रहे हैं, क्योंकि आप तो मीडिया में हैं, आप जानती हैं कि सब कुछ पीआर से होता है। यहाँ पे आपको भी अगर कोई कांटेक्ट करता है, अगर कोई एक्टर बात करने के लिए, तो उसका पीआर कांटेक्ट करता होगा। फिर वो पीआर जो है वो आपको बताता है कि मुझे इनकी ये इमेजिंग एंड ब्रांडिंग चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ये नहीं पूछ सकती हैं। तो दुनिया को वो दिखाया जाता है जो इंसान दिखाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रेया नारायण को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स होना बहुत आम सी बात है, और साथ ही साथ उन्होंने भी माना कि दिशा सालियान और सुशांत केस में कुछ तो कनेक्शन है। सभा में भारी हंगामे और शोर शराबे के बाद कृषि बिल पास हो गया। हंगामा इस हद तक हुआ कि बिल को ध्वनि मत से पास कराया गया। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। सरकार की दलील है ये बिल किसानों के फायदे के लिए है और ऐतिहासिक है, लेकिन राज्यसभा में जब इसे पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि दो महत्वपूर्ण बिल, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। इस बीच जब बिल पास हुआ उसके बाद विपक्ष का हंगामा चौतरफा देखने को मिला, चाहे सदन के भीतर हो या फिर बाहर। राहुल गांधी ने तो इसे काला कानून कह दिया, साथ ही साथ विपक्ष इसे काला दिवस के तौर पर भी कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी है, किसानों के हित में विरोध में ये बिल लाया गया है। साथ ही कहा कि वो किसान जो अपने खून पसीने से खेती को सींचता है, उनके विरोध में उनकी अहित करते हुआ ये बिल लाया गया है। साथ ही साथ बिल पास करने के दौरान आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल शायद ही कभी मिले। विपक्ष के सांसदों ने सदन में न सिर्फ जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, बल्कि संसदीय मर्यादा भी तार-तार कर दी। बिल का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद बिल में आ गए। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल का विरोध करते हुए रूल बुक तक फाड़ दी। ये उसी दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, बिल के विरोध में ब्रायन ने माइक तक तोड़ दिया। इस दौरान सदन में विपक्ष ने तानाशाही बंद करो के नारे भी लगाए और जमकर हंगामा किया। हालात ऐसे बन गए कि मार्शल को सदन में बुलाना पड़ा और सदन की कार्यवाही का प्रसारण कर रहे राज्यसभा टीवी और दूरदर्शन के ऑडियो को बंद करना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष का गुस्सा आज 7वें आसमान पर दिखा। वेल तक विपक्षी सांसद पहुंचे, रूल बुक तक फाड़ दी गई, माइक भी तोड़ा गया। कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। आज राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अत्यधिक शर्मनाक था। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो उनकी आवाज को राज्यसभा में दबाया गया है। बार बार वो मत विभाजन मांग रहे थे, लेकिन जो चेयर पे बैठे थे उप सभापति, उन्होंने मत विभाजन नहीं किया। और साथ ही साथ विपक्ष बार बार एक तर्क ये दे रहा है कि जो सरकार अपनी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे को, वो किसानों को और बाकी देश को क्या समझाएगी। समझाने का जहां तक सवाल है, समझाने की कोशिश तो सबको हो रही है, और ऐसे लोग जिनके हर व्यक्ति का
कि फैसले लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। कैसे उन्होंने यह फैसला किया उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार का आचरण हेल्दी डेमोक्रेसी में यह तो सभी स्वीकार करेंगे ना कि अपेक्षित नहीं है। ये बिल पास होने के बाद कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध पर सरकार के 6 मंत्री एक साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया, साथ ही विरोध को सियासी कहा। सरकार दावा कर रही है कि इस बिल से किसानों के आर्थिक हालात बेहतर होंगे, सुधरेंगे और उन्हें फसल बेचने की आजादी होगी। आजादी से खेती भी करेंगे और अपनी फसल को मनचाही जगह बेच भी पाएंगे। इसीलिए सरकार के 6 मंत्री एक साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर इस बिल से जुड़े जो भ्रम है वो दूर करने की कोशिश एक एक कर की गई। कृषि मंत्री ने भी दावा किया है कि कृषि बिल की वजह से किसान की तकदीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि यह बिल किसान के हित में है। साथ में मौजूद है तोमर साहब। आज जिस तरीके से ऐतिहासिक बिल पास हुआ किसानों का, किस तरीके से ये उनकी जिंदगी को बदलने वाला है और इस बिल में ऐसा क्या था जिसको लेकर के विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। आज राज्यसभा की बहस सारे देश ने सुनी है। जितने भी प्रतिपक्ष के वक्ता बोले उन्होंने बिल पर कोई बात नहीं करी, सिर्फ राजनीति की। और राजनीति का तो जवाब राजनीति होता है। अगर बिल के किसी क्लॉज पर बात करते, बिल का कोई प्रावधान किसान के विरुद्ध है उसकी बात करते तो सरकार जरूर सोचती, विचार करती। लेकिन बिल पूरी तरह किसान के हित में था, उनके पास आलोचना करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए वो राजनीतिक बात कहकर सिर्फ अपने दायित्व को पूरा कर रहे थे। और जब उन्हें लगा कि इस प्रकार के रिफॉर्म ये आवश्यक थे, किसान हितैषी थे, किसान को कल से अच्छा लगने वाला है, तो किसान को गुमराह कैसे करें, इसलिए उन्होंने अलोकतांत्रिक कार्रवाई का सहारा लिया, जिससे वो संदेश देने में सोचते हैं सफल हो जाएंगे, लेकिन उनको सफल हम होने नहीं देंगे। सर, किस तरीके से बिल किसानों की जिंदगी को बदलेगा? स्वाभाविक रूप से आज किसान अपनी उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए बाध्य था। मंडी में जब कृषि मंत्री का कहना है, अब से थोड़ी देर पहले 6 मंत्री सरकार की तरफ से आए, उनका कहना है, प्रधानमंत्री बार बार दोहरा चुके हैं, उनका कहना है कि ये बिल किसान के हित में है। लेकिन किसान से जुड़े विधायकों को लेकर जो विधेयक पास किए गए हैं उनको लेकर हंगामा संसद में लगातार विपक्ष की तरफ से किया गया। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी सड़क पर उतरकर जमकर बवाल हुआ। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीरकपुर में प्रदर्शन हुआ, मानसा में किसान नाराज नजर आए, सड़कों पर उतरे, अंबाला में भी लोगों ने सड़क जाम कर दी। सड़कों पर आए किसान अपनी मांग को दोहराते हुए। अमृतसर में नारेबाजी करते हुए यहां तो पुतला तक फूंका गया। साथ ही साथ पानीपत में धरना प्रदर्शन किया गया। इन सभी किसानों की मांग ये है कि ये बिल वापस होना चाहिए, ये किसान के हित में नहीं है। हरियाणा का जो किसान है वो सड़कों पर है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो सोनीपत के कालूपुर चौक पर हम मौजूद हैं। मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगा। पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। ये बैरिकेडिंग है कालूपुर चौक पर लगाई गई है ताकि खरखोदा जाने वाले रास्ते पर कोई भी वाहन चालक है वो ना जाए। डाइवर्जन है वो यहाँ से कर दिया गया क्योंकि खरखोदा के बाईपास रोड पर, सोनीपत रोहतक बाईपास रोड पर जाम है वो लगा दिया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो जो पुलिस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हमारे साथ विजेंद्र जी, क्यों बैरिकेडिंग है यहाँ पर लगाई गई है? खरखोदा ये जाट आरक्षण के उसमें जाम लगा हुआ है, किसान आंदोलन के उसमें। अच्छा, हाँ, इसलिए तो यहाँ पर एहतियात के तौर पर आपको डाइवर्जन कर रखा। हाँ। ये विजेंद्र थे, सिटी थाना प्रभारी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि डाइवर्जन है इसलिए लगाया गया है क्योंकि खरखोदा के अंदर जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। एक्चुअल में रणनीति नहीं, ये दुखी किसान सड़क पर आया हुआ है। किसान क्या रणनीति बना सकता है? ये रणनीति तो सारी की सारी ये सरकारें बनाई हैं
जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं, उनकी रणनीति के खिलाफ पूरा भारत और हरियाणा का किसान सड़क पर आने का काम कर रहे हैं। सभी संगठन आप आज देख रहे हो इस प्रजातंत्र के अंदर क्या जोर जबरदस्ती हो रही है, कितने दिन से लोग चिल्ला रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। स्मृति ईरानी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मैम, आज राज्यसभा में कृषि से संबंधित दोनों बिल पास हो गए, लेकिन जो हंगामा हुआ वो काफी विवादास्पद हुआ। आप खुद भी राज्यसभा की सदस्य रही हुई हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि एक संवैधानिक पद पर इस प्रकार से कोई फिजिकल आक्रमण करेगा और माइक तोड़ेगा। जो कॉन्डक्ट रूल हम सबके लिए माननीय है उसकी प्रति फाड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये अटैक सरकार पर नहीं था, ये एक संवैधानिक पद और उसकी गरिमा पर अटैक था, जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिवीजन की मंजूरी नहीं दी गई, तो ये एक तरीके से खुद ही काला। हम माइक तोड़ेंगे, टेबल तोड़ेंगे, कुर्सी पे चढ़ेंगे, किताबें फाड़ेंगे। आपको मतलब देश के उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है, आपको अपने संविधान के प्रति कोई भी विश्वास नहीं है, ये कहना चाहती है विपक्षी पार्टी। राहुल गांधी ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं इस बारे में और कहा है कि ये काला दिन है और इसको कॉर्पोरेट का गुलाम बनाया जा रहा है किसानों को। जिनके दामाद ने स्वयं किसान की जमीन लूटी हो, आज वो किसान के हित के इस बिल का समर्थन ना करें, ये संभव है। क्योंकि मैं दोनों बिल की प्रतियां लेकर आई हूँ। इस बिल में लिखा है कि किसान की जमीन न गिरवी हो सकती है, न खरीदी जा सकती है, न रिकवरी के एवज में उसकी जमीन को लिया जा सकता है। सरकार के अलग अलग मंत्रियों को आपने सुना, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर पलटवार किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बिल से किसान तबाह हो जाएंगे। 57 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा गया था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान के साम्राज्य और हिंदुस्तानियों के अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। अब 2020 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा जाएगा कि आज के काले अंग्रेजों ने और एक अहंकारी शासन ने देश के खेत और खलिहान पर कब्जा करने का फिर षड्यंत्र किया है। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी जमीन आजीविका छीनकर। कांग्रेस का पक्ष आपने जाना, सरकार के मंत्रियों को भी सुना। नतीजा ये रहा कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में ध्वनिमत के जरिए ये किसान कृषि बिल पास कर लिया गया। कहीं किसानों में खुशी है तो कहीं किसान इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की। इसी ड्रग नेटवर्क की जांच लगातार चल रही है और कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान भारत में ड्रग सप्लाई करने की साजिश लगातार कर रहा है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम कर दिया। सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध हरकत देखी, जिसके बाद तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सरहद पर तारों के करीब आ चुके 3 संदिग्ध आतंकी भाग खड़े हुए। सुबह तलाशी अभियान में बीएसएफ के जवानों ने ड्रग हथियारों की बड़ी खेप यहां से बरामद की। इनमें 62 पैकेट हेरोइन के यानी कि ड्रग्स के, 2 चीनी पिस्टल और मैगजीन, कुछ कारतूस भी यहां से मिले हैं। दरअसल पाकिस्तानी आतंकी ड्रग्स की खेप को एक पाइप की मदद से भारत की सीमा में भेजने की फिराक में थे। आप समझ सकते हैं कि चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो, चाहे वो आतंकी गतिविधि हो, या फिर आप ड्रग्स सप्लाई का ये खेल हो। साथ ही साथ कुछ हथियार, कुछ कारतूस, कुछ मैगजीन भी यहां से बरामद हुए। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते आतंकी भाग खड़े हुए और ये सभी सामान बीएसएफ ने जब्त किया। बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। नार्को टेरर जो एक बड़ा प्लान पाकिस्तान का है, उसको विफल किया है। आपको बता दूं कि हम इस समय पहुंचे हैं बुधवार पोस्ट पर, बीएसएफ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। आप देखेंगे ये जो लड़ियां आपको दिख रही हैं, ये कोई आम लड़ी नहीं बल्कि हेरोइन की वो खेप है जो 62 किलो की खेप पाकिस्तान नार्को टेरर को फैलाने के लिए यहाँ पर भेज रहा था। आपको बताऊं कि यहाँ के युवाओं में जहर घोलकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं
भारत से जीत हासिल करने की कोशिश करना चाहता है। मगर बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने बीती रात जब इस हरकत को देखा, उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए जो ये कोशिश थी उसे नाकाम किया। आप देखेंगे ये पाइप आप जो सामने देख रहे हैं, इस पाइप के जरिए दरअसल एक सिरे से तारबंदी के दूसरी तरफ से इस तरफ जो है इस जो हेरोइन की खेप है 62 किलो की, इसको इस तरफ पहुंचाने की कोशिश थी। मगर समय रहते जब बीएसएफ ने उस इलाके में हरकत देखी तो तुरंत उन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जो आतंकी थे वो वहां से भाग गए। और मगर आपको बता दूं कि नार्को टेरर का जो नाम लगातार इसे दिया जाता है, उसके पीछे का जो वजह है वो भी यहाँ साफ होती है, क्योंकि सिर्फ हेरोइन ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हथियारों की इस खेप को भी इस तरफ पहुंचाने की कोशिश थी। या आप ये पिस्टल देखेंगे तो ये मेड इन चाइना की पिस्टल है और 9mm की इस पिस्टल के साथ साथ मैगजीन और ये बुलेट जो हैं ये भी उस खेप में शामिल थे। और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने हथकंडों को, अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है कि किस तरीके से, क्योंकि ये नार्को टेरर जो है इसका मकसद यहाँ के युवाओं को बगलाकर उनको उनके शरीर में जहर घोलना और उन्हें देश के सेना और देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान की साजिश है उसे करना था। मगर अब बीएसएफ ने इसे नाकाम किया है। और अगर आप देखें तो सिर्फ पिछले कुछ दिनों में जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल के जरिए घुसपैठ करवाना या ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप को इस तरफ पहुंचाने की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, उसमें लगातार उसे मात दी जा रही है। कल रात को करीब रात के 2 बजे 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया और ये ड्रग्स का, जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे एक बांध के वो खींच के ला रहे थे। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया जिसके ऊपर मेड इन चाइना की पिस्टल और इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने ये सब सामान जब्त कर लिया मुस्तैदी के चलते।